जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सामान्य हिंदी में हम लोग यूपीपीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 2023 का पेपर है दोस्तों, जो अभी निरस्त हुआ है 2023 का पेपर। ये सामान्य हिंदी वही पेपर है। इसमें हम लोग व्याख्या सहित को हल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की परीक्षा तिथि 11/2/2024 का पेपर हुआ था, वो निरस्त हो गया है। ये वही पेपर है सामान्य हिंदी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है। तो विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ये जो कि अघी का क्या होता है? अनग, ये गलत है। बी वाला इसका गलत है। अघ का क्या होता है? अनग होता है, ना कि अघी का अनग होता है। अधिकतम का अल्पत्य होता है, अध का ऊपर होता है, ईसित का आलम होता है। ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला गलत है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें दिया गया है कि विलोम शब्द की दृष्टि से अघी और अनघ ये युग्म अशुद्ध हैं, यानी कि गलत हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अघ का होता है, अनघ होता है। अघ का क्या होता है? अनघ होता है, जिसका अर्थ होता है दोषी या निर्दोष, जबकि अन्य सभी युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा जा रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का इसमें पर्यायवाची क्या है? सरवरी। सरवरी ये जो कि रात्रि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि सरवरी ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो निशा होता है, रात होता है, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियमा और विभावरी, छड़दा आदि, ये सभी किसके? तो रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। रात्रि के ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद दिया गया इसमें कि बिजली का पर्यायवाची शब्द। बिजली का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन कौन से हैं? सौदामिनी है, क्षणप्रभा है, चपाला है, चंचला है, दामिनी है, तांडित है और विद्युत। ये सभी किसके भी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि बरसता बिल्कुल न होने का अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो बरसता बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपयुक्त एक शब्द इसमें से कौन सा है? तो अनावृष्टित। अनावृष्टित ये ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। तो अनावृष्टित होता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि बरसता बिल्कुल ना हो होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द अनावृष्टित होता है। क्या होता है? तो अनावृष्टित होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है? तो अवसाद शब्द का विलोम होता है उल्लास होता है। क्या होता है? उल्लास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अवसाद का विलोम उल्लास होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि अवसाद का विलोम शब्द उल्लास होगा, जबकि आदर का विलोम अनादर होता है तथा उदास होता है। उदास का विलोम क्या होता है? तो प्रफुल्ल होता है। उदास का विलोम क्या होता है? प्रफुल्ल होता है। आदर का विलोम अनादर होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा जा रहा है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है। इस वाक्य के उपयुक्त होने वाला एक शब्द इसमें से कौन सा है? तो दत्तचित। दत्तचित ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दत्तचित होता है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हुआ हो उसे दत्तचित्त कहते हैं। जिसकी विवेका बुद्धि स्थिर हो उसे
क्या कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे क्या कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। जो धर्माचरण करता है उसे क्या कहते हैं, तो धर्मात्मा कहते हैं। जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि क्वाथ, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है। तो क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है, तो काढ़ा होता है। क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है, तो काढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, क्वाथ का काढ़ा होता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि क्वाथ शब्द का तद्भव काढ़ा होता है। कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम दिए गए हैं, उनको देखते हैं। कांच का तत्सम क्या होगा, तो काच होता है। काठ का तत्सम काष्ठ होता है। कांटा का तत्सम कंटक होता है। कौड़ी का तत्सम कपर्दिका होता है। और कोदो का तत्सम कोद्रव होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 7वें में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है दोस्तों। तो दिया गया है पत्थर, इसमें क्या दिया गया है, तो पत्थर दिया गया है। पत्थर का क्या होगा, तो प्रस्तर होता है। पत्थर का क्या होता है, प्रस्तर होता है। भौजाई, भौजाई का क्या होता है, भात्रजाया होता है। भौजाई का क्या होता है, तो भात्रजाया होता है। और सुहाग, सुहाग का क्या होता है, तो सौभाग्य होता है। सुहाग का सौभाग्य होता है। धुआं का क्या होता है, तो धुआं का धूम्र होता है। धुआं का धूम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए का पहला सही है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। ए का पहला सही है, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का दूसरा सही है इसमें। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तद्भव दिया गया है और तत्सम दिया गया है। पत्थर का तत्सम क्या होगा, तो प्रस्तर होता है। भौजाई का भात्रजाया होता है। सुहाग का सौभाग्य होता है। धुआं का धूम होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथन पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट का पहचान करिए। इसमें बताना है सही कूट कौन सा सही कूट है। तो इसमें दिया गया है, पहला वाला दिया गया है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, जो कि सही है दोस्तों। इसका पहला वाला सही है। बी वाला कह रहा है कि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो तद्भव शब्द क्या है, ये संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सही है। बी वाला भी सही है दोस्तों। इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। दोनों कथन इसमें सही हैं। आइए फिर इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। फिर इसके बाद तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। तो तत्सम किसे कहते हैं, तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है, उसके समान या ज्यों का त्यों। तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों या उसके समान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध कथन है। इसमें अशुद्ध कथन चुनना है। इसमें से कौन सा अशुद्ध कथन है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो कि सही है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ये भी सही है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ही अशुद्ध है दोस्तों। जबकि यह संज्ञा की व्यक्ति मर्यादित करता है, ये भी सही है। इसमें ए बी डी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका वाला गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। विशेषण के संदर्भ में यह कथन क्या है, तो अशुद्ध है। तो आइए विशेषण को जानते हैं। विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्यापक मर्यादित करता है।
विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिणाम बोधक, ये विशेषण के 4 भेद है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है विकारी तथा अविकारी विशेषण। विकारी तथा अविकारी विशेषण, इसमें दिया गया है कि विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले 2 प्रकार के विशेषण विकारी हैं, जबकि अंतिम 2 अविकारी हैं। गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण लिंग वचन अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि परिणाम बोधक और संख्यावाचक विशेषण ये परिवर्तित नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि भीतर शब्द का तत्सम क्या है? तो भीतर तत्सम का शब्द होता है अभ्यंतर होता है। अभ्यंतर होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर है। भीतरी का तथा अतरंग शब्द के इसके विशेषण है। तो भीतरी अतरंग इसके शब्द विशेषण है, जबकि भीतर का तत्सम क्या होता है? तो अभ्यंतर होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्रविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इसमें क्षत्रिय जो कि बड़े साहसी होते हैं ये प्रविशेषण है। इसमें इस वाक्य में साहसी विशेषण है तथा बड़े प्रविशेषण है, यानी कि एक तो क्षत्रिय साहसी होते हैं ये तो सही है, लेकिन बड़े साहसी होते हैं तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतः विशेषण कहा है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म इसमें जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें दिया गया है कि वचन का बैन होता है, सही है। गंभीर का गहरा होता है तो ये भी सही है। पुराण का पुराना होता है तो ये भी सही है। कपाट का कपड़ा ये जो कि त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही जो कि त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। जबकि कपड़ा का क्या होगा? तो करपट होता है। कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला गलत है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि कपाट कपड़ा का तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? करपट का क्या होता है? तो कपड़ा होता है तथा कपाट किवाड़ होगा। कपाट का क्या होगा? तो किवाड़ होगा। जबकि अन्य सभी तत्सम और तद्भव युग्म सही हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर पहला ही ये विपरार्थक नहीं है, क्योंकि कोमल का मृदुल नहीं होगा। कोमल का क्या होगा? कोमल का मृदुल नहीं होगा। कोमल का विपरार्थक क्या होगा? तो कठोर होता है। कोमल का विपरार्थक कठोर होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही दोस्तों ये विपरार्थक नहीं है। जबकि कर्कश का मधुर होता है, तरल का ठोस होता है, कठिन का सरल होता है। ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही इसका गलत है दोस्तों। फिर आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि कोमल मृदुल शब्द जो कि विपरार्थक नहीं है बल्कि पर्याय हैं। कोमल का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो कठोर होगा, जबकि अन्य सभी युग्म विपरार्थक हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मच्छिका किसका तत्सम है? तो मच्छिका ये किसका तत्सम है? तो मच्छिका ये मक्खी का तत्सम है। मच्छिका किसका तत्सम है? तो मक्खी का तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव दिए गए हैं जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मच्छिका का तद्भव क्या होगा? मक्खी होता है। मत्स्य का तद्भव क्या होगा? मछली होता है। मृतिका का तद्भव क्या होगा? मिट्टी होता है। मशक का मच्छर होता है। मृक्षण का क्या होता है? तो मक्खन होता है। ये जो कि तद्भव तत्सम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि वह खंभा गिर जाएगा। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? इसमें निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? तो निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों।
इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि वह खंभा गिर जाएगा। इस वाक्य में निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जबकि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त होने वाले शब्द की शुद्धतम वर्तनी है। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को लिए उपयुक्त होने वाले शब्द की शुद्धतम वर्तनी इसमें से क्या है? तो वैयाकरण है। वैयाकरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, वैयाकरण होता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द शुद्ध वर्तनी वैयाकरण होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होता है? तो परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होता है? तो परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होगा जबकि सम्मुख का विलोम विमुख होता है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? तो विमुख होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? तो अश्व होता है। घोटक का पर्यायवाची क्या होता है? तो अश्व होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि घोटक का पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं। तो घोटक यानी कि अश्व का पर्यायवाची अश्व होता है, वज्जी होता है, हाय होता है, तुरंग होता है, घोड़ा होता है, सैंधव। ये सभी क्या हैं? ये सभी घोटक के पर्यायवाची है। संबूक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो संबूक के घोघा होता है, शंख होता है, एक दैत्य का नाम। ये सभी क्या हैं? तो संबूक के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनुग्रहित। अनुग्रहित ये जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि अनुग्रहित शब्द वर्तनी वाला है जबकि अन्य सभी अशुद्ध हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि समास शब्द का विलोम होगा। समास शब्द का विलोम क्या है? तो व्यास होता है। समास शब्द का विलोम क्या होता है? तो व्यास होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। समास का विलोम व्यास है। संधि का विच्छेद तथा संघ का विलोम विघटन होता है। संघ का विलोम क्या होता है? तो विघटन होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि सूर्य सुता। सूर्य सुता पर्यायवाची है। तो सूर्य सुता ये किसके पर्यायवाची है? तो ये यमुना का पर्यायवाची है। सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? तो यमुना का पर्यायवाची है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची सूर्य, सुतनया, कालिंदी, आर्कजा, कृष्णा आदि जो कि इसके सभी पर्यायवाची हैं दोस्तों। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि गंगा। गंगा का पर्यायवाची क्या है? देवी नंदी, देवपंगा, ध्रुव नंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सूर सरिता आदि ये सभी क्या हैं? तो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि नारियल शब्द का तत्सम होगा। तो नारियल शब्द का तत्सम क्या होता है? तो नरिकेल। नरिकेल ये जो कि नारियम शब्द का तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। नारियल शब्द का तत्सम क्या होता है? तो नारिकेल ये जो कि नारियल शब्द का तत्सम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि नारियल शब्द का तत्सम नरिकेल होगा जबकि कठोर का तद्भव कड़ा होता है और नवीन का तद्भव क्या होता है? मक्खन होता है। नवीन नवनीत, नवनीत का क्या होता है? तद्भव तो मक्खन होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में है। तो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में 3 विशेषण है और 1 विशेष्य है। 3 विशेषण है और 1 विशेष्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में 3 विशेषण है। कौन कौन से हैं? खूबसूरत है,
काला है व ईरानी, ये क्या है, तीनों तीनों विशेषण है। तथा एक विशेष्य है, क्या है विशेष्य है, तो कौन सा विशेष्य है, तो घोड़ा, घोड़ा यह एक विशेष्य है दोस्तों। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है, तो विशेष्य होता है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें महामात्यम, महामात्यम ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही जो कि इसमें शुद्ध शब्द है दोस्तों। महामात्यम जो कि ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अन्य सभी इसके अशुद्ध हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि मृषण, मृषण का विलोम क्या होता है, तो मृषण का विलोम होता है रुक्ष। मृषण का विलोम क्या होता है, तो रुक्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि मृषण का विलोम रुक्ष है, लेकिन मलिन का निर्मल तथा स्नग्ध का अस्निग्ध विलोम शब्द होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का इसमें चयन करके बताना है कौन सा इसमें अशुद्ध विलोम युग्म है। तो ऐश्वर के अनैश्वर जो कि ये सही है, रिजु का वक्र ये भी सही है, कर्कश का मधुर ये भी सही है, ऐहिक का लौकिक जो कि ये गलत है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, ऐहिक का क्या होता है, परलौकिक होता है। ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही जो कि अशुद्ध विलोम है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि ऐहिक लौकिक जो कि ये अशुद्ध विलोम युग्म है, इसका सही रूप क्या होगा, ऐहिक का क्या होता है, तो परलौकिक होता है, तथा लौकिक का अवलौकिक होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि परित्यक्वा, परित्यक्वा शब्द का प्रयोग होता है, तो किसके लिए प्रयोग किया गया है परित्यक्वा, तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहते हैं, तो परित्यक्वा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर होता है इसके कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश और एक शब्द दिए गए हैं। तो वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्वा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पुत्र पुत्री और पति हो उसे पुरधंत्री कहा जाता है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहा जाते हैं। जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं, तो विधवा कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो क्या होगा, तो युयुत्सा होता है। क्या होता है, युयुत्सा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। क्या होता है, युयुत्सा होता है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता को क्या कहते हैं, युयुत्सा कहा जाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, युयुत्सा कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अंतर है दोस्तों कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता को युयुत्सा कहा जाता है और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। और कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहते हैं। जिसे जाना आवश्यक हो उसे ज्ञेय कहते हैं। और पति पत्नी का जोड़ा को क्या कहते हैं, दंपत्ति कहा जाता है, पति पत्नी के जोड़े को। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेष से कहते हैं। विशेष से कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष से कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष से कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, जिन दो शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो उसे अव्यय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या होता है, जिस अव्यय से क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण या अव्यय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि हरितकी, हरितकी का तद्भव क्या होगा,
तो हरितकी का तद्भव इसमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा हरड़। हरितकी का तद्भव क्या होता है? तो हरड़ होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। तद्भव और तत्सम दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि हरड़ का क्या होगा? हरतकी होता है। हरा का हरित होता है। हार का हार होता है। हल्दी का हद्रिया होता है। और हीरा का हीरक होता है। ये जो कि कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम है दोस्तों। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और इसके बाद हम लोग 2023 का ही जीएस पेपर को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि अहि का पर्यायवाची है। तो अहि का पर्यायवाची क्या है? तो सर्प है। अहि का पर्यायवाची क्या है? तो सर्प है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि अहि सर्प भुजंग ब्याल उरग नाग पनंग विषधर, ये सभी क्या हैं? तो सांप के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। अन्य पर्यायवाची शब्द इसमें दिए गए हैं कुछ, आइए देखते हैं। इसमें कान का पर्यायवाची दिया गया है। कान का क्या होता है? कर्ण होता है, सवर्ण होता है, श्रुति और श्रुतिपट, ये जो कि कान के पर्यायवाची हैं। मुंह का पर्यायवाची क्या है? मुख, शकल, चेहरा, मुखड़ा, सूरत, ये सभी मुख के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची है इला, भू, भूमि, अचला, वसुधा, वसुंधरा, मेदनी, अवनी, जगती, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है? तो प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लाघा। श्लाघा ये जो कि प्रशंसा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, श्लाघा। इसमें दिया गया है कि प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द हैं श्लाघा, सराहना, बड़ाई, तारीफ, गुणगान, ये सभी किसके हैं? तो प्रशंसा के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद आता है चोर। चोर का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? कुंभिल, तस्कर, मोसक, दस्यु, रजनीचर, साहसिक, खनक, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो कृषाणु, आग, पावक, अनल, वहीन, हुतासन, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं दोस्तों। फिर क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची क्या है? अमरस, कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? तो मूक का विलोम शब्द क्या होता है? तो वाचल होता है। मूक का विलोम शब्द होता है वाचल। मूक का मतलब होता है कम बोलने वाला और वाचल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं। इसमें दिया गया है मूक का विलोम शब्द वाचल होगा। मृदभाषी का कटुभाषी होता है। बधिर का सुनना होता है। एकत्र का विकर्ण होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। ये सभी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। इसमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानना है। अशुद्ध वाक्य इसमें सब्जी महंगी है। तो सब्जी महंगी है, ये जो कि क्या है? तो ये अशुद्ध वाक्य है। ये अशुद्ध वाक्य है। सब्जी महंगी है, ये अशुद्ध वाक्य है। फिर उसके बाद इसमें अच्छा, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। इसमें दो अशुद्ध वाक्य हैं जो कि आयोग के द्वारा इसे दो अशुद्ध वाक्य माना गया है। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो इसमें वाक्य अशुद्ध है क्योंकि उपरोक्त शब्द अशुद्ध है। उपरोक्त शब्द अशुद्ध है। इस शुद्ध का शब्द उपयुक्त होता है, जबकि प्रश्नगत विकल्पों में सब्जी महंगी है वाक्य में महंगी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो महंगी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए और बी, इसमें दोनों ही अशुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि स्वेद स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो स्वेदद होता है। स्वेदद। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कुछ इसमें महत्वपूर्ण वाक्यांश शब्द दिए गए हैं।
इसको देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसे क्या कहते हैं, तो स्वेदज कहा जाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहा जाता है। जिसने 2 बार जन्म लिया हो उसे द्विज कहा जाता है। गर्मी से पैदा होने वाले को उष्मज कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं, उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। युधिष्ठिर कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है दोस्तों। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द युधिष्ठिर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। इसमें दृश्य मनोरम था इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। यहाँ मनोरम गुणवाचक विशेषण शब्द है। आइए जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिसे शब्द से संज्ञा का गुण या दशा स्वभाव आदि लक्षित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि औरस, औरस का विलोम क्या होगा। औरस का विलोम होता है दिक्ट। औरस का विलोम क्या होता है, तो दिक्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। औरस का विलोम शब्द दिक्ट होता है, जबकि जर्जर का विलोम होता है औरस। जर्जर का विलोम क्या होता है, औरस होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है, पुष्प धनवन्ना। पुष्प धनवन्ना ये जो कि कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। कामदेव का पर्यायवाची पुष्प, धनवा, मंदन, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, अंग, अनंग, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी काम के पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, पुरंदर होता है। महेंद्र, देवराज, सुरपति, वास, सुरेश, सुरेंद्र, ये जो कि इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। शिव का पर्यायवाची क्या है, भूतेश है, महादेव है, महादेव है, शिव है, शंभु है, गिरीश है, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची क्या है, जनार्दन है, गरुड़ ध्वज है, अच्युत है, करपाड़ी है, दामोदर, केशव, माधव, चतुर्भुज, पीताम्बर, मुरारी, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो क्या होता है, तो सर्व साची होता है, सभ्य साची होता है, सॉरी सभ्य साची होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, सभ्य साची कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है, सभ्य साची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभ्य साची कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 41 है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो वधु इसका शुद्ध शब्द है, वधु। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द वधु है, जबकि आकार अतिथि के कुआं अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप है क्रमशः इस प्रकार है, आकार और अतिथि तथा कुआं, ये जिसका शुद्ध रूप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, क्या होता है, सदावर्त, सदावर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, सदावर्त कहा जाता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द सदावर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि जिसने कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या होगा, अजर होगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए गए हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं, अजर कहा जाता है।
जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, कि संदेह का विशेषण होगा। संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदिग्ध। संदेह का विशेषण क्या होगा? संदिग्ध होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। प्रतिबिंबित में विशेष्य कौन सा है? तो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये जो कि प्रतिबिंबित में विशेष्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। प्रतिबिंबित में प्रतिबिंब ये जो कि विशेष्य होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो इसमें तत्सम शब्द क्या होगा? तो सकल होगा। तत्सम शब्द इसमें सकल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा दोस्तों। आता है फिर इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि तत्सम शब्द कुछ दिए गए हैं और तद्भव दिए गए हैं। गज का क्या होगा? गयानंद होगा। शकुन का क्या होगा? शगुन होगा। मृगांक का क्या होगा? मयंक होगा। सकल का क्या होगा? तो समस्त होगा। तो फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अक्षौहिणी। अक्षौहिणी ये जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। अक्षौहिणी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य शब्द अशुद्ध है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी, इसलिए यही जो कि शुद्ध है। इसमें क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि शुद्ध वाक्य है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की महिषी थी। फिर इसके में कुछ महत्वपूर्ण अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। यहाँ अशुद्ध वाक्य है दोस्तों और ये शुद्ध वाक्य है दोस्तों। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो कुछ लोगों को मिष्ठान प्रिय होता है। क्या होता है? तो कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ लोगों को होता है। फिर आता है व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। तो व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, ये जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, इसका शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे ग्रामवासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, कि जंगम। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो जंगम शब्द का सटीक विलोम होता है अस्थावर होता है। जंगम का क्या होता है? अस्थावर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। कुछ इसमें शब्द और विलोम दिए गए हैं जो कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जंगम का क्या विलोम होगा? अस्थावर होगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। भयानक का विलोम रमणीय होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अवृत्त वाक्य विशेषण नहीं है। तो अवृत्त वाचक विशेषण इसमें से कौन सा नहीं है? तो सब कुछ, ये जो कि अवृत्त वाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सब कुछ अवृत्त वाचक विशेषण नहीं है, जबकि तिगुना दुगुना चौगुना ये जो कि अवृत्त वाचक विशेषण है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोध। ये जो कि संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। आवृत्तवाचक। आवृत्तवाचक जो संख्यावाचक विशेषण की संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवृत्तवाचक कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, कि द्रौपदी। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो पंचाल। पंचाल ये जो कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कृष्णा, सौरंद्री, याज्ञसेनी ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। आइए पंचाल
ये जो कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पंचाली, सौरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी, द्रुपदसुता आदि ये जो कि सब द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है। तो अवनी का इसमें सही पर्यायवाची कौन सा है? तो अचला। अचला ये जो कि अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। अवनी का पर्यायवाची अचला होता है, इला होता है, उर्वशी होती है, मही होती है, मेदनी होती है, सरस रसा होता है, वसुमती होती है और क्षिति आदि ये सभी क्या हैं? तो ये अवनी के पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची क्या है दोस्तों? समुद्र का पर्यायवाची होता है उदित, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वरिधि, आवर्ण, जलधाम, वारिस, परावर, अबिध ये सभी क्या है? तो समुद्र के पर्यायवाची है। अंबर के पर्यायवाची क्या है? आकाश, अर्श, व्योम, शून्य, अभ्र, फलक, नभ, अंतरिक्ष ये सभी अंबर के पर्यायवाची है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? तो शैल, नग, भूधर, महिधर, नागपति, शिखर, तुंग, धरणीधरण, पर्वत, पहाड़ ये सभी अचल के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या है? तो दामिनी। दामिनी ये जो कि विद्युत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। दामिनी ये विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। आइए जानते हैं विद्युत का पर्यायवाची क्या क्या है। तो दामिनी है, चंचला है, सौदामिनी है, तड़ित है, चपला ये सभी विद्युत के पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची क्या है? तो सरवरी है, निशा, यामिनी, रजनी, त्रियामा, छड़दा, विभवारी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है कि पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची क्या है? तनया, सुता, आत्मजा, दुहिता, नंदनी, तनुजा ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। नारी के पर्यायवाची क्या है? रमणी, वामा, ललना, कामनी, कांता, वनिता, कलत्र ये सभी नारी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम है? युग में इसमें त्रुटिपूर्ण है। कौन सा तद्भव तत्सम इसमें त्रुटिपूर्ण है? तो ये फुल्ल का फुड़िया ये जो कि त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला त्रुटिपूर्ण है। फुल्ल, फुड़िया ये तद्भव तत्सम ये जो कि त्रुटिपूर्ण है। आइए देखते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम दिए गए हैं दोस्तों। तो फुल्ल का क्या होता है? फूल होता है। जगजाल का क्या होता है? जंजाल होता है। करकट का क्या होता है? केकड़ा होता है। पीपल का क्या होता है? पीपल होता है। फिर उसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 55 में इसमें दिया गया है कि विशेषण दिया गया है और विशेष्य दिया गया है। ऐतिहासिक का क्या होगा? तो ऐतिहासिक का मतलब होता है घटना। ऐतिहासिक का मतलब होता है घटना। तीसरा सही है। विदुषी, विदुषी का मतलब क्या होता है? तो महिलाएं होती हैं विदुषी, पहला सही है। महती, महती का मतलब क्या होता है? तो महती का मतलब कथा होता है, दूसरा सही है इसका। और रोचक, रोचक का मतलब क्या होता है? तो पुस्तक होता है। रोचक का मतलब होता है पुस्तक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए का तीसरा सही है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा इसमें सही है। फिर आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि विशेष और विशेषण दिया गया है। ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी की महिलाएं होती हैं, महती की कथा होता है, रोचक का पुस्तक होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। तो उच्छिष्ट का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो अनुच्छिष्ट होता है। उच्छिष्ट का विपरार्थक शब्द क्या होता है? अनुच्छिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शब्द विलोम दिए गए हैं। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है, भक्ष का अभक्ष होता है, खाद का अखाद होता है, भुक्त का अभुक्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें कोड दिया गया है, इसके अनुसार आपको पढ़ करके सही आंसर को बताना है। इसमें दिया गया है, ये दिया गया है कि संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, जो कि ये सही है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है, बी वाला भी सही है और ए वाला भी इसका सही है। आइए देखते हैं, फिर इसमें दिया गया है ए और बी, इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है सी वाला, इसमें दिया गया है दोस्तों कि श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, ये भी सही है। तुमने रुपए दिए, ये जो कि गलत है, तुमने रुपए दिए ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला ए बी सी इसमें शुद्ध है और ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो कि ये अशुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए बी सी ये जो कि शुद्ध है और डी क्या है? अशुद्ध है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए। तो इसमें तुमने रुपए दिए जो कि ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुमने रुपए दिए, तुमने रुपए दिए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको चाहिए था कि रोगी को आप देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये शुद्ध इसका होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, यही इसका शुद्ध है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस ये क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, ये जो कि इसका शुद्ध होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है? जबकि खर का क्या होता है? गर्दभ होता है, सही है। आंख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर होता है, गंगा का मृगांग, मृगांग की ये नहीं होता है। गंगा का क्या होता है? जाहवी होता है, गंगा का जाहवी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा दोस्तों, यही सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि गंगा मृगांग शब्द का पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलन होगा गंगा जीवी होता है, जाहवी होता है, जानवी होता है तथा मयंक का मृकांग होता है। मयंक का क्या होता है? मृकांग होता है। इसका गंगा का जानवी ये जो कि सही शुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो अप्रत्याशित शब्द के लिए इसमें बताना है कौन सा वाक्य उपरोक्त में से है। तो अप्रत्याशित के लिए क्या है? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा की गई हो उसे आशातीत कहते हैं, जिसकी संभावना हो उसे संभावित कहते हैं, जो आवश्यक होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अस्वयंभावी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? स्वयंभावी कहते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा है दोस्तों, जो कि यह 2023 का निरस्त वाला पेपर है दोस्तों। ये यूपीपीसीएस आरओ एंड एआरओ जो निरस्त हुआ था पेपर, वो वाला पेपर है 11/2/2024 का जो पेपर हुआ था। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2022 का पेपर। इसके बाद हम लोग जीएस का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, अपनी राय जरूर दे दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।